फिर आर्यन गति को क्या दोनों में सिमिलरिटी है। सबसे पहली बात कि अभी तक हम लोग जो भी पढ़ते आए हैं, अभी तक 11th में जो भी पढ़ते आए हैं उसमें हमने क्या देखा, ध्यान समझिए, बहुत प्रिसाइजली ऑब्जर्व करना है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए एक कार है जो इस डायरेक्शन में u इनिशियल वेलोसिटी चलता है t बराबर t1 टाइम पर, और किस पोजीशन से चलता है a, ये पोजीशन a है, और यदि कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग देखें तो k इन i इन x इनिशियल कितना है 0। अब कुछ देर के बाद वो कार इस पोजीशन पे आ गया, तो ये पोजीशन b हो गया, टाइम t बराबर t2, और इसका फाइनल वेलोसिटी को v बोलेंगे, और ये x जो पोजीशन होगा फाइनल, सपोज 30 मीटर है मान लेते हैं, इसका मतलब है कि x एक्सिस में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितने टाइम में, t2 माइनस t1 में। मान लीजिए t2 10 सेकेंड है और t1 मान लीजिए 6 सेकेंड है, तो कितने सेकेंड में उसने 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 4 सेकेंड में। तो हम ये कह सकते हैं, तो यहां पर अब हमको यहां पर जो मेजर चीज पता करना है या करना जो है, तो ये चीज तो हम शुरू से करते आए, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें एक मेजर पार्ट क्या है, सर्कुलर मोशन तो हम लोग का हो चुका है, तो अब हमारे पास जो मेजर पार्ट है, जो मेजर कॉन्सेप्शन मेजर कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, वो ये है कि बॉडी अपनी पोजीशन पे रहेगा, बॉडी पोजीशन ए से बी की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, यानी कि बॉडी के पास ट्रांसलेशन नहीं होगा, बॉडी के पास क्या आएगा, रोटेशन आएगा, बॉडी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, ठीक है, ट्रांसलेट नहीं करेगा। तो जैसे ये यहां से यहां पर आ गया, तो हम ये मानते आए थे शुरू से कि ये सेंटर है, ये सेंटर है O, और यहां पर ये सेंटर O डैश, तो O से O डैश चला गया, ट्रांसलेशन मोशन हो गया। लेकिन अब क्या होगा, अब ट्रांसलेशन मोशन नहीं, अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा। तो उसके लिए यदि मोशन ट्रांसलेशन नहीं हो रहा, ट्रांसलेशन में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में स्ट्रेट लाइन पोजीशन चेंज करेगा या कर्व लाइन पर पोजीशन चेंज करेगा। लेकिन अब जो हम लोग बातें कर रहे हैं वो कैसा बॉडी है, वो एक रिजिड बॉडी है, और साथ साथ उसका सेंटर ऑफ मास जहां पर है वहीं पर वो बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, वो ट्रांसलेट नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला एजम्पशन जो हम लोग आगे लिखेंगे वो इसमें इस चैप्टर में ये रहेगा कि बॉडी को हम एक पार्टिकल नहीं मानेंगे, बॉडी को क्या मानेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो हम लिख सकते हैं वी विल नॉट एज्यूम सिस्टम एज अ पार्टिकल सिस्टम एक पार्टिकल नहीं होगा, वी विल कंसिडर सिस्टम एज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, या फिर एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स, एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मासेस, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। एनसीईआरटी में जाएंगे तो आपको ये चीज दिखेगा लिखा हुआ, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कोई एक बॉडी जो है बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी भी है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। तो यहां पर हम एक पार्टिकल नहीं कहेंगे, उसको हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल कहेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो सब पार्टिकल से अलग अलग मिला, क्या हुआ, तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, तो उन सारे पार्टिकल का एक कंबाइंड एक कॉमन सेंटर ऑफ मास होगा। तो इसीलिए हम लोग किसकी बात करेंगे, सेंटर ऑफ मास का। बहुत सारे डे टू डे लाइफ में आप एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं हेयर बॉडी और सिस्टम, बॉडी और सिस्टम is translating, but we are interested in rotation of body, ठीक है। हम लोग किस में इंटरेस्टेड होंगे इस चैप्टर में, हमको इस बात से मतलब नहीं है कि बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जा रहा है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम यहां पर बात करेंगे कि जो हमारा सिस्टम है वो छोटे छोटे मासेस से या छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है,
उसका अपना एक सेंटर ऑफ मास है, और कुछ केसेस में उस सेंटर ऑफ मास के अलोंग, मतलब अबाउट या कहीं किसी एक्सिस के अबाउट वो बॉडी रोटेट कर रहा है। तो रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशन मोशन में मेजर डिफरेंस क्या है वो हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन सबसे पहला स्टेप, यदि हम बात करें कि हमको रोटेशनल मोशन समझना है, तो हमको रोटेशनल मोशन समझने के लिए बॉडी को समझना पड़ेगा, पहले सिस्टम को, क्योंकि वो ट्रांसलेट नहीं करेगा, वो रोटेट करेगा। तो सिस्टम को समझना होगा, साथ साथ सिस्टम में जो उसका सेंटर ऑफ मास है उसको समझना पड़ेगा कहां पर है। जैसे हम एग्जाम्पल के साथ बात करें, एग्जाम्पल के साथ फर्स्ट एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई एक इंसान है। इंसान आपने देखा है, कैसा रंग का होता है? साहिल, साहिल, इंसान तुमने देखा है? हाँ, इसमें हंसने वाली क्या बात है? हाँ? कोई आदमी है ऐसे डांस कर रहा है, उसी से उसका सेंटर ऑफ मास हमें है ना। तब देखो, इसने पहचान लिया मेरा कारीगरी को। अरे देखो, इसमें ऐसा भी तो नहीं है कि तुम लोग मुंह को कुछ लोग ऐसे करके हंस रहा है, देख के नहीं हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई इंसान है या कोई डांसर है, कोई डांस कर रहा है, सेंटर ऑफ मास होगा उसका, होगा ना। तो ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है? नाभि पर। अब कोई बहुत ज्यादा मतलब कि फैला हुआ आदमी है, पेट मेरे से भी ऐसे है उसका, बेल्ट वो अंदाजा से लगाता है, हाँ ऐसे लग रहा होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब वो आदमी का सेंटर ऑफ मास हल्का सा शिफ्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे यहां सेंटर ऑफ मास आप मान सकते हैं, सेकंड में आ जाइए। मान लीजिए आपके पास एक रिंग है, ठीक है, सर्कुलर रिंग, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होना चाहिए? साहिल, छा जाओ। साहिल, सेंटर पे होगा, ओ पॉइंट है, और यही सेंटर ऑफ क्या है? COM। सेंटर ऑफ मास को हम क्या डोनेट, कैसे डोनेट कर सकते हैं? COM, कॉम। ठीक है, तो COM हो गया इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर, और यदि ये सर्कल जो है वो रेडियस मान लीजिए R है, तो R दूरी पे होगा। अब मान लीजिए सपोज करें एक डिस्क है ये, इसको हम लिखते हैं सर्कुलर रिंग। ठीक, थर्ड एग्जांपल लीजिए, देखिए कितना अच्छा अच्छा एग्जांपल्स है। मान लीजिए कि जिस थाली में आप खाते हैं, कभी सोचा है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? छेद नहीं करना है, ये मुहावरा, बोलो जिस थाली में खाओ छेद कर दो, अरे पहले समझ लो। अच्छा, मान लीजिए छेद करना है, तो कहाँ छेद करें तो उसका सेंटर पॉइंट फिक्स रहेगा। मान लीजिए कि आप जिस थाली में खा रहे हैं उसमें आपने छेद कर दिया, और उसके बाद एक रॉड पर उसको आप प्लेस करना चाहते हैं ताकि वो गिरे नहीं, तो कहां पर आप उसको होल करेंगे? सेंटर पर करेंगे। तो यदि आप सेंटर पॉइंट पर उसमें होल करते हैं, यानी कि COM यहां पर होना चाहिए, और यदि हम उसको एक रॉड पर होल्ड कराएंगे तो उसका COM जहां होगा वहीं होल्ड करेगा। मान लीजिए सिचुएशन कुछ इस तरह का है, ठीक है, आप यहां पर रॉड देंगे तो होल्ड कर पाएगा? नहीं, वो किधर गिरेगा? ये प्लेट इधर गिरेगा? गिरेगा? उधर क्यों नहीं गिरेगा? बोलो, कभी थाली में खाए हो? कटोरे में खाए हो? दाल भात सब्जी चोखा सब इसी में दे दो। बोलिए, अपने विचार व्यक्त कीजिए। सर खाए हैं लेकिन सोचे नहीं हैं ऐसे, जैसे आप सोचने के लिए कह रहे हैं। मान लीजिए कि आज छेद कर दीजिएगा,
ठीक है। तो ये ज्यादा मतलब कि सस्टेनेबल स्ट्रक्चर है या ये ज्यादा सस्टेनेबल स्ट्रक्चर है? ये वाला, इसमें वो ये प्लेट रह जाएगा, ठीक है, यहां नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इस साइड मास का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो गया और इधर मास का डिस्ट्रीब्यूशन कम है, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन उधर शिफ्ट हो गया, तो सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या करेगा, हम ये मान सकते हैं, यहां पर देखिए ध्यान से 2 मिनट के लिए, तो मान सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास COM यहां पर है, तो अर्थ इसको मान लीजिए इस प्लेट का मास कितना है m, तो ये अर्थ इसको mg सीधा खींचेगा, करेगा। तो प्लेट तो ट्रांसलेट नहीं कर रहा है ना, प्लेट टर्न कर जा रहा है, तो यहां पर अलग कॉन्सेप्ट लगेगा, ट्रांसलेशन मोशन का कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं लगेगा। यहां कहीं भी s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, या हम उसकी बात F टू ma की भी बात नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। जो रोल, ध्यान सुनिए, जो रोल, इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए, यही चीज हम आगे भी बताएंगे। जो रोल मास का स्ट्रेट लाइन मोशन में था, वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशन में होगा। जो रोल फोर्स का स्ट्रेट लाइन मोशन में था, वही रोल यहां पर डेवलप कौन करेगा? टॉर्क करेगा, सेम रोल। समझ गए? तो ये सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे एक के ऊपर ओवरलैप करेंगे। मतलब यदि आपका काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स ठीक से क्लियर है, ठीक ठाक क्लियर है, तो आपको यहां पर दिक्कत नहीं आएगी। तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में आपका स्ट्रेट लाइन मोशन, साथ साथ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन भी आता है। तो सर्कुलर मोशन में और स्ट्रेट लाइन मोशन में एक मेजर डिफरेंस किस बात का है? क्या कॉमन बात यह है कि सर्कुलर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन में हम, या प्रोजेक्टाइल मोशन में हम सिस्टम को एक पार्टिकल मानते हैं, सर्कुलर मोशन में भी मानते हैं और स्ट्रेट लाइन मोशन में भी मानते हैं। एक तो ये कॉमन बात हो गया। डिसिमिलरिटी क्या है दोनों में? मतलब जो कॉमन नहीं है वो क्या है? सर्कुलर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन में दोनों में डिफरेंसेस, एक मेजर डिफरेंस क्या है? और भी डिफरेंस होंगे, लेकिन मेजर डिफरेंस क्या है? सिमिलरिटी तो है कि दोनों में हम पार्टिकल दोनों को मान सकते हैं। कुछ पढ़ा हुआ है तुम लोग का? ठीक है, तो ध्यान से एकदम पढ़ना है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया कि आज हम नहीं आएंगे, रिकॉर्डिंग भेज देना। ठीक, भेज देंगे, ठीक है। तो यहां से जाते ही हम सबसे पहले रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे, ठीक है। बड़े लोग हैं, टाइम नहीं होगा, कोई बात नहीं। चलिए, इसलिए क्योंकि वो जब इसको पढ़े तो उसको पता चले कि हाँ मेरे बारे में कुछ कहा जा रहा है, ठीक है। तो एक मेजर डिफरेंस तो आपको पता चल गया, मतलब सिमिलरिटी तो पता चल गया कि दोनों में, स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, दोनों में सिस्टम को पार्टिकल मानेंगे। ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, ये आप कम से कम 2 साल पढ़िएगा तब डिफरेंस निकाल पाइएगा, और ये आपको आराम से बन करके आपको परोसा जा रहा है। तो फोकस कीजिए, ध्यान कीजिए कि ये बात कितना इंपॉर्टेंट है। तो सिमिलरिटी हो गया, दोनों मोशन में सिस्टम को हम पार्टिकल मानेंगे। अब क्या है डिफरेंस? स्ट्रेट लाइन मोशन में एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में या रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का पोजीशन हमेशा चेंज करेगा। लेकिन यदि हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो एक फिक्स पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट यदि उसका सेंटर पॉइंट है तो उसके अबाउट उसका पोजीशन चेंज करेगा, लेकिन उसके बीच का गैप, जो डिस्टेंस है, वो हमेशा मेंटेन रहेगा और वो उसका रेडियस के बराबर होगा। होगा ऐसा? और स्ट्रेट लाइन मोशन में बॉडी स्ट्रेट पाथ पे जाता है और इसमें तो कर्व पाथ पे जाएगा ही, लेकिन स्ट्रेट लाइन में हमेशा पोजीशन का चेंज होना, यानी डिस्टेंस का घटना बढ़ना लगा रहेगा। लेकिन सर्कुलर मोशन में हमेशा डिस्टेंस क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, वो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। पोजीशन चेंज करेगा, क्योंकि पोजीशन क्या है? वेक्टर है। तो वेक्टर चेंज कब करता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करने पर करता है। तो आप हमको ये बताइए, मान लीजिए कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई पोजीशन ए से वो पोजीशन बी चला गया, तो उसका पोजीशन वेक्टर में क्या चेंज किया? Again, I'm asking same question. If a particle travel in a circular path from position A to position B, so if we talk about the position vector of the particle, then which parameter has been changed? Direction, magnitude always remains same. So direction will change, and we know in a vector, if a vector, when a direction of a vector will change, vector will change. इसीलिए पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम रहने के कारण डिस्टेंस रेफरेंस पॉइंट से चेंज नहीं होता है, वो फिक्स रहता है। तो वेक्टर के टर्म में तो चेंज हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहा।
समझ पाए इस बात को? ये सर्कुलर मोशन में हम पढ़ाए भी हैं, आपको उसका ओवरव्यू रखना है ध्यान से। अब आइए तो सेंटर मास इसकी हम बात करें। अब थोड़ी सी हम आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर पे आते हैं। तो 4 नंबर पे हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए, रिंग हो गया, डिस्क हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए सपोज करें कि एक ड्रम है, सर्कुलर ड्रम, सिलिंड्रिकल ड्रम है, एक सिलिंड्रिकल ड्रम। तो सिलिंड्रिकल ड्रम जो कि सॉलिड है मान लीजिए, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? मान लीजिए उसका रेडियस जो है वो r है और हाइट जो है वो h है, मान लीजिए ये। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? यदि यदि हम यहां से अपना कोऑर्डिनेट बनाए x और ये y बनाए, तब हमको बता सकते हैं कहां होगा? एक्स वाई कोऑर्डिनेट बताइए सेंटर ऑफ मास का। यदि कोऑर्डिनेट पूछे सेंटर ऑफ मास, यानी कि COM का कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्या होगा? एक्स वाई क्या होगा? बोलिए। एक्स क्या होगा? R होगा और y h/2। वेरी गुड। तो यहां कहीं होगा, होगा ना। अब यदि मान लीजिए कि ऊपर के कुछ सेक्शंस यहां से कट कर दिए जाए, मान लीजिए कि हम y हाइट कम कर दें, y, ठीक, तब सेंटर ऑफ मास जो कट करके हट गया, उसके बाद सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? एक्स चेंज करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा? थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका टेस्ट किया जाए। 10वीं कक्षा पढ़ के आए हैं आप लोग? हाँ, बताइए। यदि y ऊपर से कट करके हटा दिया जाए उस सिलेंडर में, तो क्या चेंज कर जाएगा, क्या नहीं करेगा? यदि आप कह रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करेगा, तो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि x इसलिए नहीं चेंज करेगा क्योंकि y में चेंजेस नहीं है। यदि इसको यहां से छोटा किया जाए तो y में चेंजेस हुआ ना। चलिए, मान लीजिए कि हम यहां से हटा देते हैं, तो आप देखिए यहां से जो इसका सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास सर्कुलर सेक्शन का, तो इस लाइन के लॉन्ग ही होगा, इस लाइन के लॉन्ग ही होगा ना। यदि इसको छोटे छोटे पार्ट में हम ब्रेक कर दें, छोटा सा स्लाइस कट करें, स्लाइस कट करेंगे तो कैसा दिखेगा हमको? स्लाइस सर्कल नहीं दिखेगा, डिस्क दिखेगा। सॉलिड है ना ये, तो डिस्क दिखेगा। तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही होगा। अब ऐसे ऐसा कई स्लाइस से वो बना है, तो उसका एक्स में तो कोई चेंजेस आएगा नहीं। यदि स्लाइस कट रहा है तो वाई के कोऑर्डिनेट में कम या ज्यादा होगा। तो ये हाइट टोटल हो गया h बाई मतलब h माइनस वाई। तो यहां सेंटर ऑफ मास से नीचे शिफ्ट कर जाएगा, तो कितने से शिफ्ट करेगा? निकाल सकते हैं। ये टोटल हाइट कितना बचा? h माइनस वाई। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? x, x तो वहां पर r होगा, r1 r होगा सीधे, कॉमा, और ये h माइनस वाई बाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहने का मतलब क्या हुआ कि यानी कि पूरे का पूरा मास वहां कॉन्सेंट्रेटेड है, हम ये मान सकते हैं। जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे होते तो इस सिलेंडर का हम क्या मानते? पार्टिकल मानते, और उसको मानते कि सेंटर पॉइंट ये है उसका, पार्टिकल की तरह बिहेव कराते उसको। लेकिन अभी हम उसको पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करा करके एक कंबाइंड बॉडी मान रहे हैं जिसमें कई छोटे छोटे मासेज हैं, ठीक है, और वो सारे मासेज से ऐड होकर के वो बना है। समझ पा रहे हैं? इसीलिए हम किसकी बात कर रहे हैं? सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं रोटेशनल मोशन में। अभी हम लोग सेंटर ऑफ मास में ही उसमें ही रहेंगे। सेंटर ऑफ मास में हम लोग डिस्क्रीट मास के बारे में पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे हम लोग कंटिन्यूअस मास सिस्टम के बारे में। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस आएगा? अच्छा, वो तो अलग चीज है, ठीक है, वो तो मैथमेटिकली बोल रही है। इसको राइट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है किसी को तो पूछिए। तो आप बताइए कि बी पे रहेगा या सी की तरफ शिफ्ट होगा? सेंटर ऑफ मास, मास आपका यहां है, ऐसे सी की तरफ शिफ्ट होगा यहां। तो आप खुद सोचेंगे कि सर ये यहां पर क्यों नहीं गया, डी के पास क्यों नहीं गया, सी के पास क्यों गया? यहां तो वो उसी तरह गया था, एक्सिस सिमेट्री होकर के।
क्योंकि यहाँ एक्सिस सिमेट्री मास था, लेकिन यहाँ एक्सिस सिमेट्री यहां होगा। कौन? ये। ठीक है, इसीलिए वो डी ना जाकर के कहां जाएगा, इसका नोटेशन चेंज कर दे तो आप इसको ऐसे समझिए, सी ना जाकर के कहां जाएगा, वो डी पे जाएगा। और इससे पहले वाले केस में वो बी से होकर के सी पे जाएगा। ठीक है, तो आप जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करेंगे तो उसका सेंटर ऑफ मास भी चेंज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। कभी कभी सेंटर ऑफ मास विद इन द सिस्टम होता है, कभी कभी सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम होता है। जैसे यहां पर मास पे लाइन नहीं कर रहा है, सेंटर ऑफ मास मास से बाहर है। यहां देखिए, यहां पर यदि लाई कर रहा है तो ये तो मास हमारा यहां है, तो लाई मान लीजिए यहां करना चाहिए था, लेकिन वहां ना करके अब यदि ये जो कर्व सेक्शन है जो कि क्वार्टर सर्कल है, इसको स्ट्रेट कर दिया जाएगा तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होने लगेगा, बोलिए, अरे बोलो। यदि वो कर्व लाइन स्ट्रेट होने लगेगा तो सेंटर ऑफ मास डी पॉइंट से ई पॉइंट की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, और एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो वो किस पे आ जाएगा, ई पॉइंट पे आ जाएगा। यही है सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है। समझ गए? ये कर्व होने के कारण सेंटर ऑफ मास उसके उसके बॉडी से, उसके खुद के सेल्फ बॉडी से हट करके बाहर आ गया। समझ गए? जैसे मान लीजिए आपने कभी वो एक स्ट्रिंग के थ्रू एक फुटबॉल मतलब वो वाला, वो हेवी मास रहता है, वो लोहे का, उसको ऐसे घुमाता है। देखें ओलंपिक्स में उस पर मतलब गेम होता है ओलंपिक में, ऐसे घुमाता है, तो वो घुमाते समय अपने बॉडी को पीछे की तरह शिफ्ट करता है घुमाने में। नॉर्मली ऐसा नहीं रहता, झुक जाता है पूरी तरह से। तो इसलिए क्योंकि उसका बॉडी का जो इधर शिफ्ट हुआ, उससे सेंटर ऑफ मास जो इधर शिफ्ट हुआ, और इसका वेट, उसका सेंटर मास यहाँ है, उसका और इसका कॉमन एक सेंटर मास सेंटर पर रहे, जो कि वो आदमी के और उसके फुटबॉल के बीच में रहता है, जिससे सेंटर ऑफ मास बना रहता है। यदि आदमी इधर शिफ्ट कर जाएगा तो सेंटर मास और शिफ्ट कर जाएगा, आदमी गिर जाएगा। कभी देखे हैं बाइक का जो रेस होता है उसमें, तो बाइक का रेस होता है जैसे इसका मोटो जीपी, उसको हम नहीं पता कि क्या बोलते हैं उसको, मोटो जीपी हो तो हमको नहीं पता, लेकिन बाइक का जो रेस होता है, रेसिंग बाइक होता है, उसमें जहाँ नीचे जहाँ टर्निंग लेना होता है तो क्या करता है, सबसे पहले अपने यदि लेफ्ट टर्न लेना है तो क्या करेगा, लेफ्ट फुट को निकालेगा और पूरा डाउन करेगा, यहाँ पे नी कैप रहता है, उसको उसमें टच कराएगा, पूरा बॉडी को डाउन करेगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास को उसको शिफ्ट करना है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। समझ गए? तो उसको सेंटर की तरफ शिफ्ट करने से एक एडिशनल फोर्स मिलता है सेंटर की तरफ, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा, तभी तो वो टर्न कर पाएगा सेफली। समझ गए? आप खुद भी करके देखिए, साइकिल एकदम तेजी से चलाइए और टर्न करने की कोशिश कीजिए, आपको झुकना पड़ेगा या तो स्पीड को कम करना पड़ेगा। स्पीड कम कीजिएगा तो रेस हार जाइएगा। समझ गए मेरी बात को? चलिए, सब है, दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ फिजिक्स। यदि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक यूट्यूब पे देता है, आप सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे तो नहीं, किस पे रहता है वो, नेटजियो पे हम देखते थे, स्टुपिडिटी इन साइंस, देखे हो? स्टुपिडिटी इन साइंस, हाँ ठीक है, साइंस एंड स्टुपिडिटी, ठीक है, स्टूपिड, स्टूपिड रहता है कि, हाँ ऐसे कुछ रहता है वो, मोनिस बॉयल उसको करता है। बहुत जबरदस्त चीज है, देखिए जरूर, बहुत अच्छा एंकरिंग करता है वो। देखे हैं कि नहीं? बहुत देखे हैं, लेकिन तभी भी फिजिक्स वही है, हैं? साइंस ऑफ स्टूपिडिटी, इट इज हाईली रिकमेंड। देखिए आप लोग इसको, रील्स के अलावा कुछ तो देखिए। सर अब तो समय ऐसा आ गया है, हम लोग की रील्स भी पूरा नहीं देखते हम। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ,
चलो देख लो यहां, पहला जो है क्या हुआ, किस ख्यालों में खोई हुई है, तो फिर एकदम रिलैक्स हो, क्या हुआ, बोलने तो दीजिए यहाँ अंदर, क्यों, पता नहीं, दरवाजा में आ गया था उंगली, क्या है, लिख लिया आप लोग, ऑन है, चलिए देखिए यहां पर सिस्टम पार्टिकल्स में हम सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं। अभी अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, मास का, सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। तो हमें दो तरह का सिस्टम देखना है। पहला सिस्टम जो है वो फर्स्ट, इसको हम लोग बात करेंगे डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मास सिस्टम, डिस्क्रीट मास सिस्टम, और सेकंड हो जाएगा कंटिन्यूअस मास सिस्टम। तो डिस्क्रीट मास सिस्टम और कंटिन्यूअस मास सिस्टम में मेजर डिफरेंस क्या है। डिस्क्रीट मास सिस्टम में देखिए पहले, फिर आराम से लिखिएगा। डिस्क्रीट मास सिस्टम में मासेस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग जगह पर है, ठीक है। मान लीजिए ऐसे छोटे छोटे स्मॉल मासेस से बना है। कभी आप लोग देखे हैं ऐसा कुछ क्या बोलते हैं, नेट, जाली देखे हैं, जाली जो इसका स्टील का भी हो या फिर जो मछली पकड़ने में जनरली यूज करते हैं, ठीक है। तो वो जो नेट है उसमें बीच में गैप होता है, वहां पर मटेरियल नहीं होता है। तो डिस्क्रीट मास, अलग अलग पोजीशंस में मास होते हैं, हालांकि वहां यूनिफॉर्म होता है, लेकिन मान लीजिए बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, तो वहां उसको हम लोग डिस्क्रीट मास, क्योंकि मासेस कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब जैसे मान लीजिए सपोज करें ये पेन, तो पेन में इस पोजीशन पे भी मास है, इस पोजीशन पे भी मास है, इस सारे पोजीशन पे मासेस मिल रहे हैं आपको। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कि मास एक जगह है फिर थोड़ा दूर पर है। जैसे आपने मधुमक्खी मधुमक्खी का छत्ता देखा है, जब वो उसको उसमें से शहद निकाल लिया जाता है तो बीच बीच में ना वेन्स होते हैं, जगह जगह होता है, तो वहां पर तो मास होगा नहीं। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्क्रीट मास बोल सकते हैं। मासेस यूनिफॉर्म नहीं है, यानी सारी जगह पर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो डिस्क्रीट मास सिस्टम में मान लीजिए इन सारे मासेस का कंबाइंड हम एक सिस्टम मान लेते हैं, तो ये हमारा डिस्क्रीट मास है, डिस्क्रीट मास सिस्टम, ठीक है। तो डिस्क्रीट मास सिस्टम में सपोज ये M1 हुआ, ये M2 हो गया, ये M3 हुआ, इसको M4 मान लेंगे, ठीक है। और मासेस ऐसे ही हैं, देखो यहां ध्यान से, M5, M6, Mn मान लेते हैं, ऐसे n नंबर ऑफ हमारे पास मासेस हैं। तो इन सारे मासेस को यदि हम कैपिटल M लिखें तो क्या लिख सकते हैं, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट डॉट प्लस Mn, ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि इन सारे मासेस, छोटे छोटे मासेस को ऐड करके एक कंबाइंड मास हम कह सकते हैं, जो कि हम सिस्टम का मास कह सकते हैं कैपिटल M, कह सकते हैं। अरे बोलिए, कह सकते हैं। इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग कंटिन्यूअस मास सिस्टम में। मान लीजिए आपने एक, आपके पास एक मेटल का रॉड है, मान लीजिए कि मेटल जो है वो आयरन है, मान लीजिए, ठीक है, एक मेटल का रॉड है। अब ये मेटल का रॉड का लेंथ सपोज करें, सर्कुलर रॉड है, आपको इसको थोड़ा हम ऐसे कर दें, ठीक है। मान लीजिए इसका लेंथ 1 मीटर है, ठीक। तो हम यहां से काउंट करना शुरू कर रहे हैं, तो हर पोजीशंस पे आपको मास दिख रहा है, कहीं पर ब्रेक नहीं है। जैसे यहां पर ये मासेस और इस मास के बीच में गैप है, लेकिन यहां पर तो आपको रॉड में कंटिन्यूअस मास दिख रहा है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं दिख रहा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मास सिस्टम हो गया, जहां पर मासेस के बीच में गैप नेग्लिजिबल है। वेयर वेयर द गैप बिटवीन टू पार्टिकल्स
पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल। क्या है? नेग्लिजिबल है। और यहां पर सिग्निफिकेंट है, वेयर द गैप बिटवीन टू masses आर सिग्निफिकेंट। बोलिए ठीक है, क्या मेरी इस बात से आप सहमत हैं? तो हमें दोनों पढ़ना है, ये छोटे लेवल में पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना, इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है। और यहीं से हमारा रोटेशन मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये रोटेशनल मोशन सिर्फ इस बात पे पहले फोकस करेगा कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है। तो हमें सेंटर ऑफ मास निकालना आना चाहिए, किसका? यदि मासेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तब, डिस्क्रीट है तब, और यहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तब। दोनों ही केस में हमको सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम लोग डिस्क्रीट मास सिस्टम में आते हैं। डिस्क्रीट मास सिस्टम है, ठीक है। डिस्क्रीट मास सिस्टम, यहां मास एक, यहां एक मास, यहां एक मास, यहां एक मास, यहां एक मास मान लेते हैं, सपोज करें। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट है, ये 0,0 होगा, होगा ना। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि n नंबर ऑफ मास से मिलकर के ये हमारा सिस्टम बना है। डिस्क्रीट मास सिस्टम है तो यूनिफॉर्म तो होगा नहीं, छोटे छोटे मासेस अलग अलग पोजीशंस पे हैं। हमने माना है कि ये 4-5 मासेस को हम कंसिडर करके आपको दिखा रहे हैं, यही n नंबर ऑफ मासेस के लिए हो जाएगा। कैसे उसको कंबाइन करेंगे देखिए। तो आप पोजीशन वेक्टर जानते हैं, तो आप देखिए, मान लेते हैं सपोज ये m1 मास है, इसको हम m2 मान रहे हैं, इसको m3, m4 और m5, ऐसे n नंबर ऑफ मासेस हैं। अभी हम लोग हाईलाइट कितने 5 मासेस को किए हैं। तो यहां से कोऑर्डिनेट से जब हम इसको यहां मैच कराएंगे तो ये हम r1 कह सकते हैं क्या? ठीक है, r1 कह सकते हैं। उसको वहां से मैच कराएंगे तो इसको r2 कह सकते हैं। ये होगा तो ये r3 वेक्टर होगा, यहां से ये r4 वेक्टर होगा, और इसको हम r5 कह सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान समझिए। तो यदि हम m सेंटर ऑफ मास, मतलब जो हमारा कंबाइंड मास है उसका हम टोटल मास मान लें, ठीक है, इसको हम लोग CR भी बोल सकते हैं, ठीक है, CR। तो यदि ये होगा तो ये m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट प्लस mn होगा। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का ये सिस्टम है, मास सिस्टम हैविंग n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस ऐसे करते करते n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, सबको हम ऐड कर देंगे तो टोटल मास हो गया वो। सेंटर ऑफ मास मतलब कंबाइंड सिस्टम का मास, ठीक है। तो अब यदि हम m में ये टोटल हम m लेते हैं तो ये ऐड हो गया, तो m यदि हम RCM कर दें, m इंटू RCM, तो क्या हम m1 R1 प्लस m2 R2 प्लस m3 R3 प्लस डॉट डॉट प्लस mn Rn ऐसा लिख सकते हैं क्या? मल्टीप्लाई किए हैं किससे? सेंटर ऑफ मास, जो पोजीशन वेक्टर है। RCM क्या है? RCM है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। मान लीजिए सपोज करें कि ये सेंटर ऑफ मास है, सपोज करें यहां पर उसका टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड है, किसका? इस डिस्क्रीट मास सिस्टम का। क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है, हो सकता है कि यहां कहीं हो, तो यहां से इसका पोजीशन वेक्टर यदि हम यहां से ऐसे लेंगे तो ये R क्या होगा? सेंटर ऑफ मास। यानी कि जो सारे मासेस का कंबाइंड मास है, जो हम एज्यूम कर रहे हैं, वो मास का पोजीशन वेक्टर RCM आएगा। तो RCM जो होगा वो सारे पोजीशन वेक्टर्स के समेशन से बनेगा। तो RCM यहां पर यदि हमको लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? RCM
इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 प्लस डॉट डॉट प्लस MnRn। डिवीजन में M टोटल मास होगा। ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है। और यदि हम इसको और अच्छे से लिखें तो RCM इज इक्वल टू समेशन ऑफ MI RI, कहां से कहां, I इज इक्वल टू 1 से I इज इक्वल टू N तक। डिवीजन में समेशन ऑफ MI I इज इक्वल टू 1 से I इज इक्वल टू N तक। क्या ये बात आपको समझ पाए हैं? बताइए, क्लियर है ये बात? तो ऐसे n नंबर ऑफ मासेस रहेंगे, हालांकि इतने नंबर ऑफ मासेस नहीं रहेंगे। मान लीजिए 3 मास का सिस्टम है, 4 मास का सिस्टम है, तो वहां यदि मान लीजिए 3 मासेस का सिस्टम है तो M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3, डिवीजन में M1 प्लस M2 प्लस M3, और वही उसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो हम मान सकते हैं, मान लीजिए लेट द सिस्टम, अभी लिखिएगा मत, देखिए यहां ध्यान से, द सिस्टम हैज 3 मासेस, यानी कि n बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहां RCM निकालेंगे, तो RCM क्या होगा, M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3, डिवीजन में M1 प्लस M2 प्लस M3। ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। मान लीजिए लेट, अब हमको थोड़ा सा यहां पर यह समझना है कि R1 क्या रिप्रेजेंट करेगा। R1 ध्यान से देखिए क्या रिप्रेजेंट करेगा। R1 इट इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। फर्स्ट मास जो है, यानी कि जिसका मास कितना है M1, उसका पोजीशन वेक्टर। R2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो सेकेंड मास कहीं पर है उसका पोजीशन वेक्टर। देखिए M1 मास यहां रखा हुआ है, तो यहां का उसका पोजीशन वेक्टर R1। M2 मास यहां पर है, तो उसका पोजीशन वेक्टर, हो सकता है M2 मास यहां हो तो पोजीशन वेक्टर उसके मुताबिक होगा। और पोजीशन वेक्टर कितने कोऑर्डिनेट से बना होता है, बोलो? तो R1 को कह सकते हैं इट इज पोजीशन वेक्टर। ध्यान से देखिए, यही लिखना भी है, पोजीशन वेक्टर ऑफ मास M1। उसी करस्पॉन्डिंग R2 बराबर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ मास M2। और R3 क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ मास M3, सो ऑन। तो यहां पर Rn क्या होगा, बोलिए, अरे बोलो, क्या हुआ? तो बोलते क्यों नहीं हो? अरे समझ में आ रहा है तो बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है तो मत बोलिए। मत बोलिए मतलब जब मौका आए तो बोलिए नहीं आ रहा है, ऐसे बोलिए। मन में कंफ्यूजन क्यों? इतना अच्छे से धीरे धीरे तो समझ रहे हैं, बुक में भी इतना धीरे धीरे समझाने की कोशिश नहीं किया है, डायरेक्ट ये लिख दिया है। बुक समझ रहा है कि पीएचडी करके फिर से पीएचडी कर रहा है स्टूडेंट। ठीक है, आइए, बुक पलटते होंगे तो देखते होंगे कि हाँ मास्टर कैसे पढ़ा रहा है। जो स्टूडेंट बुक पलटता होगा उसको पता चलता होगा कि कितने सारे चीजों को छांट कर कितना इजी वे में आपको उंगली पकड़ के नहीं, उधर उधर ज्यादा जंगल झाड़ी है, इधर से चलो, इधर मैदानी है इलाका, एकदम पूरा सेफली आपको निकालते हैं। और उसके बाद आप बोलते हैं कैसा पढ़ाता है। ठीक है, यदि क्या कितना इजीली आपको डिफिकल्टी से निकालकर बाहर लाते हैं, उसके लिए स्टडी करते हैं। ठीक है, कि आपको कितना इजी वे में समझाया जा सके, और जो हम आपको समझाते आए हैं उस पर आपको लेके चले, ताकि आपको विश्वास हो कि हाँ वहां उस दिन पढ़ाए थे, वो आज यहाँ काम आ रहा है। लेकिन फिर से पोजीशन वेक्टर आ रहा है, कब तक वेक्टर छोड़िएगा? आज ही एक स्टूडेंट फोन किया तो कह रहा है कि सर 12th स्टार्ट कब से हो रहा है? हम बोले कि आप जब कहेंगे तब से हो रहा है। तो बोला कि सर कब से हो रहा है? हम बोले कि जब आप कहें तब से हो रहा है। तो बोला, हम बोले कि कुछ 11th के पोर्शंस बचे हुए हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल है, मेरे लिए नहीं है।
आपके लिए बेनिफिशियल है, उसको कर लीजिए, वो आपके बेनिफिट के लिए होगा। तो बोला कि ठीक है। तब फिर बोला कि हाँ सर आप ठीक कह रहे हैं, आते हैं अगले महीना। हम लोग हाँ हाँ ठीक है, अगले साल की अगले महीना, तो नहीं नहीं सर अगले महीना आ जाएंगे। आइए, कुछ स्टूडेंट हैं कसम राम की खाते हैं 12th ही पढ़ेंगे, हम बोले ठीक है। अब आगे R1 क्या है, ध्यान से देखिए। R1 क्या है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो अरे कौन है भाई, देखिए R1 बराबर x1 y1 j, ठीक है। अब R2 क्या लिखेंगे, R2 बराबर x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ऐसा चलता आएगा। x1 क्या है बताइए, x1 क्या है, छा जाओ बताओ। जब बोलते हैं छा जाओ तो साहिल का चेहरा छा जाता है, बताओ तो बताइए, क्लियर हुआ। उसी तरह यदि हम आगे बढ़ते जाएंगे तो मुझे गर्मी लग रही है, फैन ऑन हो जाएगा, उधर वाला करो तो ऑन। तो ये हो जाएगा आर एन बराबर, ये हो जाएगा एक्स एन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड एन के कैप। x1 क्या है, x1 x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ऑफ मास m1, ठीक है। y1 क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ मास m1, ठीक है। z1 क्या है, z कोऑर्डिनेट ऑफ मास m2, ठीक है। आप यहां से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपको सेंटर ऑफ मास निकालना हो, यहां पे आइए, सब लोग ध्यान से देखिए, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो मान लीजिए कि यहां एक मास है, इसको m1 कह रहे हैं, और यहां एक मास है, ठीक है, इसको हम लोग m2 कह रहे हैं। तो ये m1 0,0,0 पर है, और यहां पर ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि d है। क्या बातचीत हो रही है रवि, बोलो, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आपको पता करना है कि आरसीएम क्या होगा। आरसीएम तो हम क्या लिखेंगे, m1 r1 प्लस m2 r2, दो ही मासेज हैं, m1 प्लस, तो m1 r1 की जगह पर क्या लिखेंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस, अब लिखेंगे m2 इंटू x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप डिवीजन में m1 प्लस m2। और आपको पूरी दुनिया को पता है, सबको पता है, ऑटो वाला भी जानता है कि x1 कितना होगा। बोलो प्रेम, रवि बताओ, x1 तुम्हारा पूरा लक्षण है तेजस से मिलता जुलता है। तुम्हें जय श्री राम बोलने वाले हो कुछ दिन में, फोकस करो यहां पर। x1 क्या है, x1 मास है m1 का, m1 तो है ही मास, x1 क्या है, यहां पर इस एग्जांपल में x1 क्या होगा, देख के बताओ। आया था तो बहुत पढ़ता था जो शुरुआत में, लगता है मास्टर बकलोल मिल गया इसको। बोलो, वेरी गुड। y1 क्या है, y1 क्या है, y1 की जगह पुट नहीं करेंगे यहाँ डाटा, यहाँ पर हम लेंगे तो, अरे ये कोऑर्डिनेट दिख रहा है ना, x1 0 y1 0 z1 0। कल से यहां बैठोगे और नहीं सुधार हुआ तो उन दोनों के बीच में बैठोगे, मजाक नहीं कर रहे हैं।
हाँ, जीरो होगा ना? नहीं तो फिर देख लो, याद करो वो दिन, ठीक है। और Z1 क्या होगा? जीरो होगा। अब आप X2 बता दीजिए कितना होगा? हाँ, 9 होगा? नहीं, ए है वो। क्या है? ए। ए मेरा फेवरेट अल्फाबेट है, ए। इसको 9 कह रहा है, मेरे दिल पे क्या बीत रही है। जब जब भी बोलना हो इसको पूरा दिल से एकदम फीलिंग के साथ, ए। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा? वो तो पूरा जीरो हो गया, तो M2 में क्या बचा? ए। ठीक है, डिवीजन में तो क्या आ गया? M2A डिवीजन में M1 प्लस N2 आई कैप RCM। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, साहिल देखो यहां, इसका मतलब या क्या हुआ? इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास किस एक्सिस पे होगा? एक्स एक्सिस पे होगा, है भी यही कहीं होगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा? और यदि सेंटर ऑफ मास मतलब ये मास ऊपर होता तो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होता, तो एक्स और वाई दोनों होता। समझ गए? और चूंकि जेड भी जीरो है इसलिए एक्स वाई प्लेन में लाई करता, अभी एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर गया। समझ गए मेरी बात को? छापिए दिल लगाकर। क्या हुआ? ऐसा नहीं है, इधर से भी उधर जा सकता है।